हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते थे? एनी फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो हमने स्टडी की है वो क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल है उनको फिजिकल क्वांटिटी कह दिया, जैसे मास को बोल दिया, या हाइट को बोल दिया, लेंथ को बोल दिया, एरिया को, डेंसिटी को, वॉल्यूम को, स्पीड, वेलोसिटी, बहुत सारी हैं जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में माप लेते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ फॉर सपोज आपके गांव से और आपके स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, तो मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर है, तो आप कहते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। अब मैं आप लोगों से इन तीनों के बारे में पूछता हूँ, व्हाट इज डिस्टेंस हियर? डिस्टेंस यहाँ क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। ओके, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ 10 क्या है? एक नंबर है, और किलोमीटर यहाँ पर इसकी यूनिट है। देखिए, जैसी फिजिकल क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग उसकी यूनिट चेंज हो जाती है। अगर मैं आप लोगों से डिस्टेंस की बजाय मैं ये कहता कि आप कितना लीटर दूध लेते हो, तो फिर कितना लीटर, तो आप देखते हैं उसकी यूनिट क्या बन जाती? लीटर। इसी तरह मैं कहता इस कमरे की वॉल्यूम कितनी है, तो वॉल्यूम के लिए आप मीटर क्यूब यूज करते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसी के साथ उसका नंबर असाइन होता है, वो नंबर छोटा या बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी जो आप उसको मेजर कर रहे होते हो, और साथ में एक यूनिट लगी होती है। तो मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्स वाई जेड जो भी है उसको मैं क्यों कह देता हूँ, दैट इज क्वांटिटी। और हम देखते हैं एक नंबर रहेगा साथ में, और उसके साथ लगी रहेगी एक यूनिट। यूनिट को मैं यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखी जाती है? क्यू इज इक्वल टू एन यू। यहाँ आप देखिए, अगर फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो दिस इज ए कांस्टेंट। एनी कांस्टेंट आप 1 मान सकते हो, कोई कांस्टेंट के मान लो, इज इक्वल टू एन यू। और आप देखते हो कांस्टेंट को हटा के आप प्रोपोर्शनलिटी साइन रख सकते हो, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। यू नीचे दे गया मैं। तो आप देख सकते हो कि जितनी यूनिट बिगर होगी, बड़ी यूनिट होगी, उसका नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा, और जिसका नंबर जितना बड़ा होगा उसकी यूनिट उतनी ही स्मॉल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर जो है ये बढ़ जाएगा, और ये यूनिट जो है किलोमीटर घट जाएगी। यानी मीटर जो है किलोमीटर से छोटी यूनिट है, लेकिन 10 की बजाय आप यहाँ पे 10 इंटू 1000 करोगे तो ये नंबर 10 से बहुत बड़ा हो गया, 1000 टाइम बड़ा हो गया। तो इसका मतलब नंबर बढ़ गया अगर यूनिट स्मॉल यूज की गई, नंबर इंक्रीज हुआ, यूनिट डिक्रीज हुई तब। तो स्मॉलर इज द यूनिट, ग्रेटर इज द नंबर। तो आप लोगों को यहाँ से एक चीज ये क्लियर हो गई होगी। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जैसे फॉर ए कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी n is directly proportional to unit, n is inversely proportional to unit, is square directly inversely के square, तो आपका आंसर होता है n is inversely proportional to u। तो अब मैं इसमें से अपने लिए फर्स्ट कन्वर्जन के लिए ये चीज रख लेता हूं। अब आपके पास एक क्वांटिटी है q इज इक्वल टू एन यू, मैं राइट डाउन कर देता हूं q इज इक्वल टू एन यू। ओके, अब अगर आप लोगों ने किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे कि मैं यही ले लेता हूं, डिस्टेंस को आपने लिखा 10 किलोमीटर, अगर मैं आप लोगों को इसमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोलता हूं तो आप लोगों ने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका मीटर में। तो अब मुझे बताइए कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर या 10⁴ मीटर कौन सी बड़ी या छोटी है? तो आपका आंसर शायद होगा, या डेफिनेटली यही होगा कि सर दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि मीटर में कन्वर्ट होने से ये नंबर बड़ा हो गया है, कोई फर्क नहीं है। तो आप देखते हो कि फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स के चेंज होने से नहीं चेंज होती है, तो यूनिट चेंज होने से नंबर चेंज हो जाता है, यूनिट चेंज हो जाती है, बट फिजिकल क्वांटिटी उतनी ही रहती है। कोई डिस्टेंस तो घटिया बढ़ नहीं गया, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो सेम रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप एक नंबर n1 और u1 में लिखते हो, जैसे 10n1 है और u1
किलोमीटर हुआ। तो उसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप सेकंड यूनिट में U2 में लिखते हो तो नंबर N2 हो जाता है, लेकिन क्वांटिटी तो वही रहती है। इस तरह से हम देखते हैं कि N1 U1 दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेशन 1 2 रख लो, इनको इज इक्वल टू N2 U2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से अगर मुझे N2 चाहिए तो दिस इंप्लाइज N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू U1 अपॉन U2। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आप लोगों को N2 चाहिए, अनदर सिस्टम में आपको नंबर चाहिए कि कितने नंबर होंगे। जैसे मैं कहता हूं 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, हाउ मच मीटर इज देयर, तो मीटर कितने होंगे, दैट इज ए नंबर। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, एक नंबर पूछ रहा हूं। तो नंबर जानने के लिए आप लोगों को क्या करना है, नंबर जानने के लिए आप लोगों को सिंपली करना क्या है, ये फॉर्मूला यूज करना है, N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाय U2। ये कोई भी यूनिट्स हो सकती हैं। तो चलिए इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारी न्यूमेरिकल्स हैं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए इसमें से एटलीस्ट 4 से 5 हर एक एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल देने वाला हूं, यानी इसकी 3 एप्लीकेशन अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 न्यूमेरिकल्स, और आप ज्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हो डिपेंडिंग योर हार्ड वर्क। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं ये वाला फॉर्मूला उधर राइट डाउन कर देता हूं, N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। ओके अच्छा, इसको थोड़ा और फर्दर एलेबोरेट कर देता हूं। सपोज करो किसी एक सिस्टम से आप अनदर सिस्टम में जा रहे हो, ठीक है, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम मूव कर रहे होते हो। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आप MKS सिस्टम से CGS में कन्वर्जन कर रहे हो, ठीक है। मैंने इसलिए उठा लिया क्योंकि हमने यहाँ से किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो एक MKS या SI सिस्टम है और ये एक CGS सिस्टम है। तो MKS सिस्टम से CGS में जा रहे होते हो, तो आप लोग इस नंबर को देख कैसे लिखते हो। तो फर्स्ट सिस्टम आपका क्या है, MKS। इसमें आप लोगों का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हुई, जैसे यहाँ डिस्टेंस थी तो इसका कोई ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। हो सकता है कि मैं फोर्स दूं, फोर्स का भी कोई ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला जरूर होगा। इसी तरह से हो सकता है वर्क डन हो तो वर्क डन का भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो आप देख सकते हो कि हर एक चीज का कोई ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला जरूर होगा, तो वो M, L और T की फॉर्म में रहेगा। अगर मैं उसको, उसमें ये M क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी में मास है उस सिस्टम में। उस सिस्टम में मैं MKS सिस्टम क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि ये अपोजिट भी कन्वर्जन हो सकती है, आपसे पूछी जा सकती है। अगर ये CGS टू MKS होती तो पहले क्या हो जाती, CGS, और किस में चेंज करना होता, MKS में। तो मैं कह रहा हूं MKS सिस्टम फर्स्ट सिस्टम अपॉन सेकंड सिस्टम के डायमेंशंस फॉर्मूले में, जैसे लेंथ है वो लेंथ ही रहेगी, फोर्स है, वर्क डन है, कुछ भी है, लेकिन आप देख सकते हो यानी इनकी ये डायमेंशंस जो हैं, ये A, ये B और ये C, ये तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि यही ये भी इसमें भी यही रहेगी, डायमेंशंस में तो यही रहेगी। जैसे फोर्स की बात करूं तो MLT-2 ही रहेगा, इसमें भी MLT-2 ही रहेगा। तो हमारे पास ये चीज तो चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ मास जो होता है वो किलोग्राम में है, यहाँ पर ग्राम में हो जाएगा। यहाँ लेंथ मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ टाइम कुछ सेकंड में है, CGS में भी सेकंड में ही रहता है। तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे, M1 L1 T1 M2 L2 T2, पहले सिस्टम का, फर्स्ट सिस्टम का डायमेंशंस एंड सेकंड सिस्टम का। तो N2 इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। ये हमारे पास अल्टीमेट वो फॉर्मूला है जो हम फर्स्ट कन्वर्जन में हमेशा यूज करने वाले हैं। तो चलिए सेकंड नंबर को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो आप इसको पॉज करके इसके नोट्स जो हैं, वो न्यूमेरिकल पोर्शन के नोट्स प्रोवाइड करने के लिए वो फिर से दोबारा से लिखने पड़ जाते हैं, इसलिए आप ऐसा करना कि वीडियो को पॉज करके आप इसको लिखते रहना। मैं ये वाला फॉर्मूला आप लोगों की कन्वीनियंट के लिए वहां पे राइट साइड में लिख देता हूं। ओके, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। आपको ये समझ आ गया है कि ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से ड्राइव किया है, और आपको इजीली याद भी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो चलिए इस कन्वर्जन के लिए इस एप्लीकेशन पे फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना सोल्व करते हैं।
ये न्यूमेरिकल पोर्शन ही है इसमें। ये एप्लीकेशन ऑफ जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसके ऊपर ही आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा पेपर में, आप कोई भी बोर्ड से हो चाहे। तो चलिए पहला जो आप लोगों का है एक न्यूमेरिकल उठाते हैं। लेट अस से कन्वर्ट 1 न्यूटन। देखिए ये नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी क्वांटिटी को कन्वर्ट के लिए बोला है। 1 न्यूटन इनटू डाइन। प्रॉपर वे में सोल्व करना है आप लोगों को कि आपको न्यूटन को डाइन में कन्वर्जन के लिए बोला है। सबसे पहले आप लोगों को ये पहचानना होता है कि कौन से सिस्टम में कन्वर्जन के लिए बोला है। आप देखते हो न्यूटन एक बिगर यूनिट है, डाइन एक छोटी स्मॉलर यूनिट है, तो न्यूटन आप लोगों का एमकेएस सिस्टम में है। तो एमकेएस सिस्टम से हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सीजीएस सिस्टम से। एमकेएस और एसआई में थोड़ा ही डिफरेंस है, मैंने आप लोगों को समझा रखा है। यूनिट लगभग क्या है, सेम ही रहती है। तो एमकेएस सिस्टम से और सीजीएस में, और क्वांटिटी कौन है, न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है, एमकेएस यूनिट है फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम यहाँ राइट डाउन कर लेंगे, mlt-2। ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब एमकेएस सिस्टम से सीजीएस में नंबर कितना हो गया हमारे पास, n1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 1। अगर यहाँ 10 न्यूटन को कन्वर्ट करने के लिए तो 10 लिख देते, 100 न्यूटन होता तो 100 लिख देते। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, N2 is equal to sorry for inconvenience, N2 is equal to N1 M1 upon M2 power A, L1 upon L2 raised to power B, T1 upon T2 raised to power C। अब देखिए यहाँ पे M के सिस्टम में मास किस में होता है, मास हो गया किलोग्राम में, है ना, और लेंथ हो जाती है मीटर में, और टाइम होता है सेकंड में। इसी तरह सीजीएस सिस्टम में आप बताइए मास किस में होता है, मास होता है ग्राम में, और लेंथ होती है सेंटीमीटर में, और टाइम होता है सेकंड में। तो अब देखिए N2 इज इक्वल टू N1 इज गिवन 1 और मास 1 क्यों, फर्स्ट सिस्टम कौन सा है, एमकेएस है। कैसे पता, क्योंकि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, न्यूटन को कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट सिस्टम एमकेएस सिस्टम हुआ। डाइन को कन्वर्ट करना होता तो फर्स्ट सिस्टम सीजीएस सिस्टम हो जाता। m1 की वैल्यू कितनी है, किलोग्राम में है, तो मैं इसको लिख देता हूं 1 किलोग्राम अपॉन m2 इज मास, ये 1 और ये 2 कर लीजिए, इससे थोड़ा सा आप लोगों को आसानी रहेगी। ये सीजीएस सिस्टम के मास, लेंथ और टाइम है। तो सीजीएस सिस्टम में ये मास किस में होता है, ग्राम में हो गया, पावर क्या है ए, लेंथ हो गई 1 मीटर अपॉन सीजीएस में हो जाती है 1 सेंटीमीटर बी, और टाइम हो गया आपका 1 सेकेंड पावर सी। नाउ वी सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी हियर। ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, चलिए इसको देखते हैं। तो एबीसी की वैल्यू के लिए आप लोग फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला को देखिए। ये देखिए m की पावर 1, l की 1 और t -2। तो यहां से आप एबीसी देखेंगे, a की पावर a इज इक्वल टू 1 है, और b इज इक्वल टू l की पावर क्या है 1 है, तो और c पावर t की पावर जो c है वो t की पावर क्या है -2। तो यहाँ से कंपेयर करने पर आप लोगों को c की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2। तो ये होगी ए बी सी की वैल्यू। तो चलिए इसमें हम पुट करते हैं, N2 इज इक्वल टू 1, किलोग्राम को ग्राम में भी साथ साथ कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 1000 ग्राम हो गए, नीचे 1 ग्राम है। देखिए मैंने कोई चेंज नहीं किया अपने आप से, ग्राम को मैंने ग्राम में लिखा है, किलोग्राम में किलो को 10⁻³ कर दिया है। मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया भी है प्रीफिक्स सफिक्स में, और तो वो आप लोग कर भी सकते हैं। पावर ए इज इक्वल टू 1, इंपोर्टेंट स्टेप आ गए, ये ध्यान से करना है। 1 मीटर किसमें, 100 सेंटीमीटर में, नीचे कितना है 1 सेंटीमीटर, नीचे मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, और बी की वैल्यू कितनी है 1। अगेन नाउ 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, आप देख सकते हो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। पावर कितना है -2, ये इसकी पावर हो गई। नाउ ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट कर देते हैं। ये देखिए तो चलिए आगे करते हैं इसको, सॉरी गाइज। N2 इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया 1 × 1000
इंटू 100 इंटू, देखिए 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होती है, चाहे वो नेगेटिव पावर तो आप रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल मीन्स 1/1, 1 ही हो गया, तो 1/1 की पावर 2 हो जाएगी तो भी 1 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 1000 इंटू 100, तो ये 302 10 रेज टू पावर 5, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, डाइन में, तो n2 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 टाइम। तो ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट को, वन सिस्टम ऑफ यूनिट को हम किस में कन्वर्ट कर पाए हैं, सेकंड अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो चलिए सेकंड न्यूमेरिकल जो है आपका करते हैं, वो है 1 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये आप लोग पहले भी कर चुके हो, डायरेक्ट ही याद होता है बच्चों को कि किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, बट एक डायरेक्ट वैल्यू 5/18 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल, कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इनटू 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। देखिए क्या पूछा है इसने, किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होंगे, कितने में, हाउ मच मीन्स n मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू n टाइम्स मीटर पर सेकंड। भाई इसमें 10 किलोमीटर पर आवर में कुछ तो होंगे, वो n मान लिया, ठीक है, हमें ये n ही चाहिए। तो किलोमीटर, आर को ऊपर ले जाता हूँ, किलोमीटर की पावर कितनी है, 1 है, आर ऊपर चला गया, आर रेसिप्रोकल में -1 लिख देते हैं, इज इक्वल टू n मीटर और सेकंड इनवर्स। ये मैं मीटर नीचे लेके आता हूँ, किलोमीटर अपॉन मीटर, पावर कितनी है 1, आर इनवर्स है, सेकंड भी नीचे है, इनवर्स में ही है, पूरा जो होगा वो -1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो गया 1000 मीटर अपॉन 1 मीटर, पावर 1 है। आर्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, 3600 आर्स में 3600 सेकंड बनते हैं 1 आर में, और नीचे 1 सेकंड है ही, पावर -1 है, इज इक्वल टू n। नाउ कैंसिल आउट करो, देखो ये 1000 हो गया, ठीक है। अब 3600 3600 पावर -1 है, इसको नीचे लेके आओ तो ये +1 हो जाएगी, पावर +1 मीन्स इतना ही हो जाएगा n, ये काट दो 2 जीरो, 10/36, इसको और फर्दर कैंसिल आउट करो, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5/18, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5/18। अब आप देख सकते हो कि 1 किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर में आपके कितने मीटर पर सेकेंड होते हैं, 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। रेसिप्रोक अगर उल्टा पूछ ले कि 1 मीटर पर सेकंड को इसमें कन्वर्ट, अब आपको कोई भी किलोमीटर पर आवर में है, जैसे मैं आप लोगों को एक 54 किलोमीटर पर आवर है और इसको कन्वर्ट करो आप मीटर पर सेकंड में, तो आपको जस्ट क्या करना है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो आप लोगों को कुछ ऐसे इसको सोल्व करना है कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल हो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से आप लोगों को उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये था आपका सेकंड न्यूमेरिकल, तो आप इसको नोट डाउन कर ले। थर्ड करते हैं, चलिए। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी में हैं, और प्राइवेट पब्लिकेशन की कोई बुक है, ई बुक है कोई, तो वहां से भी आपको मिल जाएंगे, और कुछ मैं भी आपको प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा। तो चलिए थर्ड न्यूमेरिकल आपके पास है, कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग्स। देखिए जूल और अर्ग्स ये हैं यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क। अब हमारे पास है कि जूल, सबसे पहले आप लोगों को यूनिट को उठा के उस फिजिकल क्वांटिटी तक पहुंचना होता है, जो भी एक यूनिट आपको ध्यान हो, ठीक है। जूल आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, अर्ग ध्यान है तो भी अच्छी बात है।
तो मैं जूल के हिसाब से आप लोग देख पाओगे कि ये वर्क या एनर्जी की है, तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है ml2T-2। ये आपका वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। यहां से आपको ए बी सी की वैल्यू पता चल जाती है। m की पावर जो होती है वो a की वैल्यू होती है, l की पावर जो होती है वो b की वैल्यू होती है, और t की पावर जो होती है वो c की वैल्यू होती है। नाउ वी नो दैट n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 रेज टू पावर a, l1 अपॉन l2 रेज टू पावर b, t1 अपॉन t2 रेज टू पावर c। ठीक है, ये आप लोगों का फॉर्मूला है। अब आप लोगों का नंबर कितना है, यहाँ पे नंबर कितना गिवन है 10। m1 कितना है, m1 है 1 किलोग्राम। क्यों है 1 किलोग्राम, क्योंकि जूल एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम हो गया और अग्स सीजीएस हो गया, तो ये सारी m1 l1 t1 किस में रहेंगी, आपकी एसआई में, और ये m2 l2 t2 सीजीएस में। तो मास सीजीएस में किस में मापा जाता है, ग्राम के अंदर। पावर a है विच इज 1। L1 आप लोगों का हो गया 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। पावर b इज इक्वल टू 2। T1 1 सेकेंड 1 सेकेंड, पावर हो जाएगी आपकी -2। ओके, अब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 ग्राम हो गया, अपॉन 1 ग्राम है ही, पावर 1 है। मीटर को कन्वर्ट कीजिए, 100 सेंटीमीटर हो गया, नीचे 1 सेंटीमीटर है ये, पावर 2 हो गई। 1 सेकंड को कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्जन ही है ये, तो 1 की पावर कितनी होगी, -2। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 10 ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 1000 इंटू 100, पावर 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहती है। ये 30, ये 2 और एक ये रहे। ठीक है, ओके ओके। देखिए यहाँ 100 की पावर कितनी है, 2 है, तो ये 4 जीरो हो जाएंगी, 4 और 3 7 और 1 8 होगी, 10⁸ अर्ग्स। ये आप लोगों का N2 आ गया। तो 10 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, सिंपली हमने फाइंड आउट किया, 10⁸ अर्ग्स इज द आंसर। तो ये आप लोगों के कुछ न्यूमेरिकल्स फर्स्ट एप्लीकेशन पे थे, विच इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट हमारा जो कन्वर्जन है, जो आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर बी करेंगे, और उसके ऊपर भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चलिए सेकंड जो आपकी एप्लीकेशन है वो मैं लिख देता हूं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट एप्लीकेशन जो था एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, एक सिस्टम की यूनिट्स को दूसरे सिस्टम की यूनिट्स में कन्वर्ट करना, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। अब है सेकंड एप्लीकेशन विच इज टू चेक द करेक्टनेस, check the correctness of any physical formula। तो मैं इसको शॉर्ट में to check the correctness लिख देता हूं। तो चलिए किसी भी फिजिकल फॉर्मूला या डायमेंशन फॉर्मूला का कोई भी न्यूमेरिकल उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नोट किए हुए हैं, तो मैं ले लेता हूं, जैसे t इज इक्वल टू 2π √L/g। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, इसको चेक करना है। इसमें सिंपली करना क्या होता है, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की डायमेंशंस को आप लोगों को लिखना होता है, और फिर ये देखना होता है वो डायमेंशंस अगर मैच कर जाती हैं तो हमारा फिजिकल फॉर्मूला सही है, अदरवाइज वो रॉन्ग है। तो चलिए करेक्टनेस को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वो आपको गिवन होता है, वेयर टी इज टाइम पीरियड, एल इज लेंथ, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम का फॉर्मूला है ये, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। हम आगे जाके पढ़ेंगे इस चैप्टर में अच्छे से, 10th चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया आपका टी, डायमेंशन फॉर्मूला टी। 2π इज ए कांस्टेंट, आप लोग उसको कांस्टेंट को छोड़ दें। क्यों छोड़ दें, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं देता। अगर ये नॉलेज नहीं देता तो ये इसकी एक क्या होगी, कमी होगी, तो हम उसको लिमिटेशंस में पढ़ेंगे। अगर हम बात करेंगे कि सर हमने डायमेंशन एनालिसिस से बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या कुछ कमियां रह गई, तो कमियों में आप लोगों का क्या है, डायमेंशन एनालिसिस में आप लोगों की सबसे पहली लिमिटेशन यही रहती है कि वो किसके बारे में नहीं बताता,
वो कांस्टेंट के बारे में नहीं बताते। तो कांस्टेंट की कोई डेरिवेटिव भी नहीं होती, तो जो ये कांस्टेंट 2 पाई है या k रहेगा या कोई नंबर रहेगा, उसकी कोई भी यूनिट नहीं रहती, तो डायमेंशन नहीं रहती। तो लेंथ की आप लोगों की डायमेंशन होगी l, और ग्रेविटी की आपकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2। अंडर द रूट है तो पूरे की पावर में 1/2 कर देता हूँ। चलिए राइट साइड को सोल्व करते हैं। एल से एल तो कैंसिल आउट हो गया, 1/t की पावर नीचे -2 है तो मैं ऊपर ले गया, -2 हो गई +2, और पावर कितनी है 1/2, ये भी कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया t। तो राइट साइड में भी इतना ही आ गया, तो विच इज ट्रू। ये आपका फॉर्मूला क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कोई सेकंड वन। ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने इसको काइनेमेटिक्स में मोशन वाले चैप्टर में 9th में पढ़ा होगा, 2as। चलिए क्या क्या है यहाँ पर, वी यू, ये यूजुअल मीनिंग्स हैं। वी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं पहले। लेफ्ट साइड में वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस 1, पावर हो गई 2, एल टी माइनस 1 अगेन पावर हो गई 2 इज इक्वल टू 2 विच इज ए कॉन्स्टेंट, छोड़ सकते हो। एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, एक्सेलरेशन क्या है एल टी माइनस 2, जिनके डायमेंशन फॉर्मूले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कुछ करवाए थे। अगर वो आपके बहुत अच्छे से टिप्स पे नहीं हुए हैं तो आप लोग फर्दर क्लासेस में या इन न्यूमेरिकल्स को कभी सोल्व नहीं कर पाओगे, तो उसको एक बार रिकैप करना, याद कर लेना, लर्न कर लेना। डिस्टेंस का हो गया एल, तो देखिए एल टी माइनस 2, ये हो गया एल टू टी माइनस 2 माइनस एल टू टी माइनस 2। ठीक है, ये है लेफ्ट साइड। चलिए लेफ्ट साइड को ही सोल्व करते हैं पहले। अच्छा यहाँ देखिए ये कितना आ गया, कोई कोई बच्चा कहेगा 0, हो सकता है बहुत सारे आप में से कहें कि सर ये 0 है, बट आप ये भूल गए कि डायमेंशंस हम यूनिट का करते हैं। ठीक है, ये यूनिट्स के लिए डायमेंशंस लिखते हैं। अगर यूनिट्स के लिए डायमेंशन लिखते हैं तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 10 मीटर माइनस 8 मीटर, तो क्या आप आंसर 2 लिखते हो या मीटर भी साथ रहता है? क्योंकि आप अगर 10 मीटर में से 8 मीटर माइनस कर रहे हो तो इस हिसाब से आप 2 और ये मीटर से मीटर ऐसे कैंसिल कर देते हो क्या? नहीं ना। देखिए डायमेंशंस में आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि आपकी यूनिट बचती है, यानी मीटर बचता है, और मीटर यानी लेंथ, एल तो बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी में आप लोगों की यूनिट बचती है, तो आप लोगों को उसको 0 नहीं कंसिडर करना। हाँ अगर ये डिवीजन में होता ना तो कट जाता। मीटर अपॉन मीटर हम कैंसिल कर रहे हैं, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर भी कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूँ वन कुछ मीटर में से कुछ मीटर घटती है, अगर 0 भी आंसर है तो वो मीटर के साथ ही रहेगा। जैसे 8 मीटर माइनस 8 मीटर, तो आंसर इज 0 मीटर, नॉट 0 किलोग्राम। यस हम 0 ही लिख देते हैं, बट वो है किसमें, लेंथ माइनस लेंथ, 0 लेंथ बची, 0 मास नहीं बचा। इसका मतलब डायमेंशंस वही रहेगी जो है, इसमें से ये घटाओगे यही बचेगा। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखते हैं, L1 L1 L2 हो गया और T माइनस 2, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू, करेक्ट। ठीक है, चेक द करेक्टनेस है तो लीजिए, करेक्ट लिख लीजिए। तो ये आप लोगों का सेकंड न्यूमेरिकल हो गया। तो चेक द करेक्टनेस में कुछ और भी आप लोगों को करने हैं। चलिए मैं लिखता हूं एक फोर्स, थर्ड वन, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो फोर्स की डायमेंशन, चलिए लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। फोर्स की डायमेंशन होगी एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू, मास की डायमेंशन क्या होती है m, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस 1, पावर कितनी है 2, अपॉन लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की डायमेंशन होती है, रेडियस एक लेंथ है, l हो गई यहाँ पर। तो चलिए इसको राइट साइड को सोल्व करते हैं। l से l मत कैंसिल कीजिए, 2 है पहले, इसको सोल्व करो, एल टू टी माइनस 2 अपॉन एल, एल से एक एल चला गया, ये हो गया एम एल टी माइनस 2, इधर क्या है एम एल टी माइनस 2, तो ये भी सोल्व हो गया। एक फोर्थ न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो चलिए इसको आप लोगों को सोल्व करना है। इसमें आप लोगों को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस को का पता होना चाहिए। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते हो, मास की डायमेंशंस पुट करते हो, तो आप लोग इजीली इसको निकाल पाओगे, कर लोगे। इसको सोल्व करना और बताना कि ये करेक्ट है कि नहीं। आप लोग जानते हो ये करेक्ट है, बस आप लोगों को ये देखना कि ये मैच करता है कि नहीं करता। चलिए मैं इसको सेकंड एप्लीकेशन को हम कर चुके हैं, और इसके बेस्ड 3-4 न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को बोर्ड पे ही करवा दिए हैं,
उसी तरह उसके भी 2-3 न्यूमेरिकल्स करा दिए थे। तो देखिए बेटा, ये कुछ न्यूमेरिकल्स आप साथ साथ इनको नोटबुक में नोट करोगे। ओके, वीडियो पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। आप नोट्स की डिमांड करते हो, नोट्स आएंगे तब आएंगे, आप जब इसको लिखते हो। क्लास में भी तो ऐसा ही करते हो, साथ साथ पढ़ते हो, उसी टाइम नोट डाउन करते हो, उसमें ज़्यादा एक्टिव रहते हो। थर्ड एप्लीकेशन आप लोगों की एप्लीकेशन सी लिख देता हूँ मैं, विच इज टू ड्राइव ए फिजिकल फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला को ड्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया है ना। तो किस तरह से हम इसको ड्राइव करते हैं वो देखिए। एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पहले उसी को डिस्कस करते हैं, वो उसमें यूज होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, ये लीजिए। क्या है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है कि एक कोई भी इक्वेशन फिजिक्स में लिखते हैं, जैसे अभी लिखी थी वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, और भी कोई लिख लीजिए। तो आप मुझे बताइए इन सभी की डायमेंशंस के बारे में। आप तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देखिए, इसकी इसकी और इसकी, ये 3 फिजिकल क्वांटिटी होगी, ये एज ए वन मानो इसको, इन तीनों की डायमेंशंस एक होंगी। ठीक है, यहाँ पे किलोग्राम, ये एक वेलोसिटी है, ये एक वेलोसिटी है, तो ये भी एक वेलोसिटी ही होगी। आप कहोगे सर एक्सेलरेशन और डिस्टेंस है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई में वेलोसिटी ही बना देते हैं। तो आप देखते हो कि जो आप लोगों की एक फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशंस में उनके डायमेंशंस सेम रहेंगे। आई रिपीट, उनके डायमेंशंस सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, होमो रहेंगे। होमो माने सेम, एक समान। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, मैं लिख देता हूं, इन ए फिजिकल इन ए फिजिकल रिलेशन और इक्वेशन द डायमेंशंस ऑफ all the physical quantity, all the पैरामीटर या टर्म्स रिमेन सेम। मार्कर की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी घट गई है, मैं इसको एक बार रिफिल करूंगा बाद में। चलो एक बार काम चलाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये है। जैसे इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे आपको फॉर सपोज एम एल टी की पावर ए बी और सी है, यहाँ पर एम एल और टी की पावर सपोज करो एक्स वाई और जेड है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड। ये हो जाएगा, ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमने नोट डाउन कर लिया होगा। वन सेकेंड गाइज, मैं एक बार इसमें इंक फिल कर लेता हूँ, बहुत फेडअप हो गया है। आई होप इट विल वर्क। ओके, नाउ इट इज क्लियर। क्वेश्चन बनता है, फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड या ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स which depends on मास ऑफ ए बॉडी, और क्या हो सकता है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, एंड मास वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर या सर्कल in which body is rotating, in which body rotates। तो देखिए क्या क्या है, इसने दिया कि फोर्स सॉल्यूशन करते हैं। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पे। अब हम जानते नहीं कि मास की कितनी पावर पे, तो मैं मान लेता हूँ पावर ए। ये डिपेंड करता है और किस पे, वेलोसिटी पे। तो मुझे नहीं पता वेलोसिटी की कितनी पावर, अगेन मैं मान लेता हूँ बी, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर पावर सी। कंबाइंडली एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर हो गई ए, वेलोसिटी की पावर हो गई बी, और रेडियस की पावर हो गई सी। नाउ वी विल सोल्व
इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन विद राइट डाउन में कांस्टेंट, हम जानते हैं, हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। मास की डायमेंशंस m पावर a, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन पावर b, और रेडियस एक लेंथ है, लेंथ हो गया l पावर c। फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला m l t माइनस टू k m रेज टू पावर a। L यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अगर बेस दोनों के सेम है तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। L की पावर यहाँ पर b है, L की पावर यहाँ पर c है, तो L रेज टू पावर b प्लस c हो गई। T यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो T की पावर माइनस b हो गई, माइनस b। नाउ कंपेयर द पावर्स। देखिए बेस सेम है दोनों तरफ, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि मास की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो A इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी A इज इक्वल टू 1, B प्लस C, देखो ये पूरा है L की पावर में, L की पावर यहाँ 1 है, B प्लस C 1, T इज इक्वल टू माइनस बी है, यहाँ माइनस टू है, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल टू 2। अब ये b इज इक्वल टू 2 यहाँ रखो, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू उधर ले जाओगे तो माइनस 1, b की वैल्यू मिल गई, c की मिल गई, a की मिल गई, रख दीजिए यहाँ पर। f इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट के लिए लिखा, m की पावर a है m, v की पावर कितनी है 2 v स्क्वायर, r की पावर माइनस 1 है, r की पावर माइनस 1 है, c माइनस 1 है ना, नीचे ले जाओ r हो जाएगा, और ये हो गया f इज इक्वल टू k m स्क्वायर अपॉन r। तो ये आप लोगों का हो गया एक फिजिकल फॉर्मूला को ड्राइव कर दिया हमने। इसी तरह से एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, चलिए कोई एक न्यूमेरिकल आपकी बुक से उठा लेते हैं। हाँ, टू ड्राइव द फॉर्मूला इफ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स, चलिए किस किस पे डिपेंड करता है, अलग भी करना पड़ेगा सारा। एंड सॉरी फॉर डिले, कुछ काम में फंस गया बेटा मैं, तो ये आप लोगों का लेक्चर थोड़ा लेट आ रहा है, ठीक है, थोड़ी चोट लग गई थी। एनीवे, फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द फॉर्मूला व्हेन टाइम पीरियड डिपेंड्स, किस किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड कर रहा है मास पे, ग्रेविटी पे, लेंथ पे, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। सबसे पहले जो भी डिपेंडेंस होती है ना, आपको स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं है, इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो आप ये ऐसे लिख लोगे उसको, फिर कंबाइन कर लोगे उस फॉर्मूले को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पावर ए, लेंथ पावर बी, ग्रेविटी पावर सी। ठीक है, अब हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी, डायमेंशन फॉर्मूला जरूर लिखना होता है लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू के, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m पावर ए, लेंथ का l होता है पावर b, ये g है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन एक ही फॉर्मूले हैं सबके, कितना एल टी माइनस 2 है। अगेन आप देख सकते हो कि आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी के कुछ बेसिक्स क्वांटिटी की डायमेंशंस फॉर्मूलों को पहले ही लर्न करना पड़ेगा। अब देखिए मास सिंगल है, लेंथ सिंगल नहीं है, लेंथ यहाँ पावर b है, लेंथ यहाँ पावर c है, तो इसको कंबाइन कर लेंगे, के m रेज टू पावर a, लेंथ की पावर क्या हो जाएगी l, यहाँ से b प्लस c हो जाएगा, और t माइनस 2 है और c भी है, तो t रेज टू पावर माइनस 2c हो जाएगा। ये t यहाँ पावर कितनी है 1 है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इफ वी कंपेयर द पावर, बाकी दोनों चीजें भी यहाँ कितनी है, देखो मास है ही नहीं तो 0 है, लेंथ 0 है, तो अब आप लोगों को इजी हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 0, ये b प्लस c फैक्टर किसके बराबर l की पावर में, और माइनस 2 c फैक्टर किसके बराबर 1 के पावर, तो a इज इक्वल टू 0 हो गया, b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया, और माइनस 2c इज इक्वल टू 1 हो गया, तो c की वैल्यू यहाँ माइनस 1/2 आ गई, यहाँ रख दो माइनस 1/2, b माइनस 1/2 उधर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 0 हो गया। ये देखो तीनों वैल्यू मिल गई, ए बी सी की तीनों वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं। t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट m की पावर a 0 है, यानी मास है ही नहीं, छोड़ दो, कोई भी पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा ना, b की पावर b 1/2 है, तो l की पावर
1/2 L की पावर 1/2। C 1 - 1/2 G की पावर -1/2 है, G रेज टू पावर -1/2 K L G को नीचे ले जाता हूँ, G पावर 1/2 दोनों की सेम हो जाएगी, नीचे जाएगी +1/2 हो जाएगी, इसकी +1/2 पहले ये 1/2 हो जाएगी। तो ये आपका T = KL/G अंडर द रूट, ये टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड हो गया। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। इसी तरह से कुछ और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। तो ये थे आपके थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस की। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में हुए हैं। आप लोग सभी न्यूमेरिकल्स को A to Z जितने भी बोर्ड पे हुए हैं उनको तो नोटबुक में लिखोगे ही लिखोगे, सोल्व करोगे खुद से। ठीक है, और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल भी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स की ज्यादा प्रैक्टिस करो, लेकिन इसके लिए आपका थ्योरी में पार्ट स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। देखिए बच्चे डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने की वो सुन लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, बहुत अच्छे सुनते हो आप लोग, लेकिन ये भी सुन लो न्यूमेरिकल्स तब होंगे तब थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, तो चलिए थ्योरेटिकल पार्ट को आप लर्न करते रहिए, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए। इसके साथ ही लास्ट 2-4 बातें करते हैं और आपकी बस आज के लेक्चर्स को खत्म करेंगे। लिमिटेशंस, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशंस ये है कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट को नहीं बताता। टू नॉट टेल अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कोई ऐसा कांस्टेंट जिसके डायमेंशंस नहीं है उनको हम इस एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से नहीं पता कर पाते। टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला आपने लिखा के, अभी आपने ड्राइव किया L/G, क्या आप उसके का बता सकते हो? ये 2π होता है, ये फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला। आपने फोर्स का फॉर्मूला किया K mv²/r, यहाँ K की वैल्यू 1 होती है, F का फॉर्मूला mv²/r होता है। तो आप देखते हो कि ये आपको कांस्टेंट के बारे में नहीं बताती। तो ये पहली आप लोगों की इसकी कमी होगी, इसकी लिमिटेशंस होगी। दूसरा, जिन फॉर्मूलों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है, और आपके डी के फंक्शन होते हैं जो आपके एक्सपोनेंशियल हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, लोगरिथम हो, इन ऐसी टर्म्स जिनमें भी होंगी उनमें डायमेंशनल एनालिसिस आप लोगों के उन फॉर्मूला को ड्राइव नहीं कर पाएगा। इज नॉट यूजफुल इन a formula which containing trigonometry, exponential और logarithmic functions। एंड थर्ड वन लिमिटेशंस है कि ये नहीं हमें बताता कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या वो स्केलर है। इसके अलावा भी 2-4 लिमिटेशंस आप कर सकते हो। तो कुछ लिमिटेशंस मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आपको मिलेगा, अब डिले नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी इनको कवर करेंगे। तो सबको आप अच्छे से लर्न करें और इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू बच्चों।